के बाद एक बाजार आपके सामने माल खड़ा करता जाता है, आपका दिल टूटता है तो आप समझ पाएं उससे पहले ही आपके सामने 4-5 और लुभावनी चीज़ें आ जाती हैं। कोई बात नहीं, यहाँ असफलता मिली तो अब ये कर लो। आजकल युवा जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है ठीक चल रहा है, पर भीतर भीतर बेचैनी खलती रहती है और गिल्ट होता है। वीकेंड पर कहीं चले जाओ, मॉल में चले जाओ, खा पी लो, घूम फिर लो, कुछ खरीद लो। जितने बड़े और आकर्षक ये बाजार आज हैं, उतने मनुष्य के इतिहास में कभी नहीं रहे। इतना डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जबकि आज आमतौर पे लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पुरानी पीढ़ियों के पास तो नहीं होता था। जितनी आपके पास आज टेक्नोलॉजी है, इतनी पुरानी पीढ़ियों के पास तो नहीं थी। लेकिन आज जितनी मेंटल इलनेस है, वो भी पुरानी पीढ़ियों में नहीं थी। कारण कुछ दिखाई देना शुरू हो रहा है। ये कैसे हो गया? समय सारा कहाँ चला गया? ऊर्जा सारी कहाँ चली गई? प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम रजनी गुप्ता है। मैं रायपुर से आई हूँ, छत्तीसगढ़ से। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल युवा जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं। मतलब बाहर से देखने पर ऐसा लगता है ठीक चल रहा है, पर भीतर ही भीतर बेचैनी रहती है। जैसे प्रायोरिटी कुछ सेट करते हैं तो वो कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पाती, तो वो भीतर भीतर बेचैनी खलती रहती है और गिल्ट होता है। तो क्या ये बेचैनी मतलब एक प्रकार से हमारे मन के ही भीतर का झूठ है या फिर कुछ और? नहीं, झूठ क्यों है? जब आप उसे अनुभव कर रहे हैं, अनुभव में आ रहा है, तो आपके लिए तो वो झूठ नहीं है ना। आप उसको अनुभव कर रहे हैं, उससे आपको तकलीफ हो रही है, बेचैनी के क्षण में धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीना आ जाता है, सर दर्द हो सकता है। तो ये सब बातें हम कैसे कह दें कि झूठ है? बैठिए, अच्छा प्रश्न। देखिए, जवानी, युवावस्था बड़ा एक खास और ज़बरदस्त समय होती है। हुँ। आप दुनिया को समझने बूझने लगे हैं और आपके पास मानसिक ताकत आ गई है और शारीरिक परिपक्वता आ गई है। तो अब आप बच्चे तो हो नहीं। अचानक दिखाई पड़ता है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये आपकी पहुँच में है। एक जीवन आपके सामने खड़ा हुआ है, जिसको बनाने की, सँवारने की, सार्थक करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। बहुत बड़ा एक आकाश खुल जाता है ना? दूसरों पर चूँकि आश्रित नहीं है, तो दूसरों की बात मानने का या दूसरों के अनुशासन में रहने का न दायित्व बचता है, न डर बचता है। उतनी ऊर्जा हुँ, जितनी ना बच्चे में हो सकती है, ना प्रौढ़ में हो सकती है, ना वृद्ध में हो सकती है, अचानक आपको उपलब्ध हो जाती है, एक युवा होने के नाते। अब उस ऊर्जा का करें क्या? हुँ? वो ऊर्जा यूँ ही नहीं होती, निरर्थक नहीं होती है वो ऊर्जा। वो ऊर्जा किस लिए होती है, चर्चा करते-करते हम शायद पहुँचे वहाँ तक। लेकिन ये निश्चित है कि आज के युवा को जितने विकल्प उपलब्ध हो गए हैं, अपनी ऊर्जा को 50 तरफ, 100 तरफ बिखेर देने के, विभाजित कर देने के, उतने विकल्प पहले कभी नहीं थे। और वो कोई साधारण विकल्प नहीं है जो आपको आज उपलब्ध है। वो बड़े आकर्षक हैं, वो आपको खींच के रखते हैं। वो बनाए ही इस तरह से गए हैं कि वह चित्त को मोह लें, बाँध लें। तो अब आप जवान हैं, हुँ? और आपके भीतर कुछ बैठा है जो कह रहा है यही तो जीवन का मेरे स्वर्ण काल है। इसी में
कुछ करके दिखाना है, पर क्या करके दिखाना है ये स्पष्ट नहीं है। पर ये निश्चित है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ लिख गए हो, मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो, बुद्धि भी खूब है और शारीरिक क्षमता भी पूरी है। आपको मालूम है, बहुत कम लोग हैं किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने अपने क्षेत्र का उत्कृष्टतम काम 40-45 की उम्र के बाद किया हो। ये तो हम सब जानते ही हैं कि 30-35 की उम्र के बाद प्रतिवर्ष आपकी मांसपेशियों की क्षमता लगभग 1% कम होने लगती है, 1% प्रतिवर्ष। आपकी जो बौद्धिक क्षमता होती है ना, वो भी कम होने लग जाती है। तो यौवन वो समय होता है जब आप न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी अपने शिखर पर होते हो। अगर आप एक साधारण सी सर्च करेंगे गूगल पर या एआई से पूछेंगे कि जितने नोबेल लॉरिएट्स हुए हैं, उनको जब नोबेल पुरस्कार मिला था तो उनकी उम्र क्या थी, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत कम लोग हैं 50 पार के, बहुत कम लोग हैं। और अगर आपको 35, 40 या 45 में नोबेल प्राइज मिल रहा है तो माने आपने जो अपना सबसे उत्कृष्ट काम है वो 30, 35, 40 की उम्र में आसपास किया है, यानी उसकी शुरुआत उससे और 5-10 साल पहले कर दी होगी। तो ऐसा है जैसे आपका जन्म ही इसी काल के लिए हुआ हो। यही जो अवधि है आपको सौंपी गई है ताकि आप जो सबसे ऊंची चोटी है उसको छू सकें। लेकिन पता नहीं वो ऊंची चोटी है क्या। भीतर कुछ आग्रही रहता है, तड़पता रहता है कुछ कर जाने के लिए, कुछ अलग पाने के लिए, लेकिन वो कुछ माने क्या और क्या माने क्या। कहाँ है वो हिमालय जिसकी चोटी पुकारती है, उसका कुछ पता नहीं चलता। पता क्या चलता है, ये जो चारों तरफ बाजार सजा दिए गए हैं इनकी चकाचौंध पता चलती है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जितने बड़े और आकर्षक ये बाजार आज हैं, उतने मनुष्य के इतिहास में कभी नहीं रहे। ये न सिर्फ आपको खींचते हैं बल्कि इतने ज्यादा विकल्प देते हैं कि आपको किसी भी तरीके से निराश होने का मौका नहीं मिलता। आपको एक चीज से अगर मोह भंग होता है, जो दुनिया भर के बाजार सजाए गए हैं, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और दैहिक भी, उनमें अगर आपको किसी एक विषय से निराशा मिलती भी है, मोह भंग होता भी है, तो इतनी विविधता है माल की कि एक हटा तो 10 खड़े हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, पिछली बार बात नहीं बनी, अब हमें आजमाओ, इस बार बात बन जाएगी। और जो युवा व्यक्ति है उसे कुछ चाहिए, कुछ बहुत बेताबी से चाहिए, कुछ बहुत प्रण प्राण से चाहिए। हाँ, पता बस नहीं है कि क्या चाहिए, पता नहीं है क्या चाहिए। तो जब उसके सामने सस्ते और लुभावने विकल्प परोस दिए जाते हैं तो वो उनको आजमाना शुरू कर देता है। वो सोचता है शायद यही चाहिए, शायद यही चाहिए। लेकिन वो उनको जितना आजमाएगा उतना भीतर से और खोखला होता जाएगा, क्योंकि उनको आजमाने पर एक के बाद एक बस हार मिलनी है। और सीधी हार मिल जाए ना तो भीतर उतनी चोट नहीं लगती, उतना दिल नहीं टूटता, जितना कि जब छुपी हुई हार मिलती है, जब जीत में हार मिलती है। बाजार इसलिए तो नहीं सजाए गए हैं ना कि आप माल खरीद ही ना सको, कि वहां जो कुछ है वो आपकी पहुंच से बाहर करे, नहीं। बाजार तो इसलिए है कि आप जाओ, अपना श्रम, अपने संसाधन, अपना जीवन, ऊर्जा, ध्यान, प्रेम सब किसी विषय पर लगा दो, तो विषय आपको प्राप्त भी हो जाता है, मिल जाता है। जिस चीज के दाम चुकाओ बाजार वो चीज आपको सौंप देती है, ऐसा ही है ना। तो आपको लगता है जीत हो गई, फलानी चीज का मैंने प्रयास करा और वो मुझे
हासिल हो गई, जीत हो गई। और ये सबसे बुरी हार होती है, क्योंकि इसने आपको जीत का आश्वासन दे दिया होता है। आप कुछ घर लेकर के आते हो, वो कोई डिग्री हो सकती है, वो कोई नया फोन हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, वो जीवन में कोई नया व्यक्ति हो सकता है जिसको बड़ी मेहनत से आपने हासिल करा है, कुछ भी हो सकता है, नौकरी हो सकती है, पैसा हो सकता है, वही पुरानी चीजें पर बहुत सारे नए नए लुभावने और विविध प्रकार के रूप रंगों में, है ना। तो ये सब आप ला सकते हो, जीत सकते हो इनको। और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे दुनिया एकदम इंद्रधनुषी हो गई, वही मिल गया जो हमें चाहिए था। और फिर पता चलता है कि ये तो वो है ही नहीं। अब वो शब्द आपको समझ में आ रहे हैं? आपने कहा युवा बेचैन क्यों है, क्यों इतना डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जबकि आज आमतौर पे लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पुरानी पीढ़ियों के पास तो नहीं होता था। जितनी आपके पास आज टेक्नोलॉजी है, इतनी पुरानी पीढ़ियों के पास तो नहीं थी। लेकिन आज जितनी मेंटल इलनेस है, वो भी पुरानी पीढ़ियों में नहीं थी। कारण कुछ दिखाई देना शुरू हो रहा है। एक के बाद एक बाजार आपके सामने माल खड़ा करता जाता है, ये चीज ले लो, अब ये चीज ले लो। आपका दिल टूटता है तो आप समझ पाएं कि पूरी प्रक्रिया क्या थी, उससे पहले ही आपके सामने 4-5 और लुभावनी चीजें आ जाती हैं। कोई बात नहीं, यहां सफलता मिली तो अब ये कर लो। बहुत अच्छी नौकरी लगी थी, वहां 2-3 दिन ज्वाइन करा तो पता चला कि यहाँ तो मामला ही गड़बड़ है। तो कोई बात नहीं, वीकेंड पर कहीं चले जाओ, मॉल में चले जाओ, खा पी लो, घूम फिर लो, कुछ खरीद लो। जहां कहीं से भी असलियत, सच्चाई दिखनी शुरू हो रही हो, हम्म, उसके सामने फिर एक आकर्षक पर्दा डाल दो। ठीक वैसे ही जैसे उपनिषद कहते हैं कि सोने के आवरण के पीछे ढका रहता है सच। जैसे ही सच जरा सा भी दिखना शुरू करे, कोई और ऐसी चीज आपके सामने परोस दी जाती है जिससे कि आपका नशा बरकरार रहे। आप समझ रहे हैं ना? एक रिश्ता टूटा, कोई बात नहीं, कोई ऐप है उस पर चले जाओ, प्रयास करो, 5-7-10 बार नया रिश्ता बन जाएगा। हम्म? एक कोर्स बताया गया कि इसको कर लो तो बिल्कुल सोने की फसल काटोगे, पता चला ऐसा तो कुछ होता नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये दूसरा एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, इसको कर लो। ये कोर्स कर लोगे तो बहुत अच्छे करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये कर लो। और क्यों कर लो? आपको कोई आ करके अपनी आप बीती सुना देगा, टेस्टिमोनियल दे देगा, या आपको कोई वीडियो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, प्रचार होगा, विज्ञापन होगा, आपको लगेगा यही रास्ता है मेरे लिए, यही तो मुझे करना था, और ये अगर मिल गया तो बात बन जाएगी। हम्म? आप गए, आपने एक तरह के कपड़े खरीदे, और वो कपड़े जैसे दुकान में लगते हैं, घर लाकर पहनने के बाद पता नहीं क्यों कभी वैसे नहीं लगते। किस किस के साथ हुआ है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे और कपड़े मौजूद हैं दुकानों में, जाके उनको आजमाओ ना। पिछली बार जो तुम्हें धोखा मिला, इसमें गलती दुकान की नहीं है, व्यवस्था की नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी आंख की है, तुमने ठीक से चुना नहीं। और कोई बात नहीं, गलती हो गई तो चलिए दोबारा चलते हैं, शॉपिंग भी करेंगे, पॉपकॉर्न भी खाएंगे, और कुछ और लेकर के आएंगे। हम्म? और ये सब करते करते जवानी कब बीत जाती है आपको पता नहीं चलता। न पैसा अनंत होता है, न समय अनंत होता है, न संसाधन अनंत होते हैं, ये सब जल्दी ही खर्च हो जाते हैं, बीत जाते हैं। हम्म?
और आप हक्के बक्के से देख रहे हो अपने चारों ओर कि ये हुआ क्या मेरे साथ। ये दुनिया है जिसने मुझे लुभाया था, बड़ा भरोसा दिलाया था कि आओ आओ आओ, मैं बिल्कुल बाहें खोलकर तुम्हारे स्वागत के लिए तत्पर हूं। तुम आओ तो मेरे पास, तुम्हें इतने तरह के सुख दूंगी मैं। और हम भी बिल्कुल उत्तेजित हो गए थे। हम्म। उन्होंने बुलाया, हम चल भी पड़े थे, कभी इस दिशा कभी उस दिशा। और फिर एक दिन आप आईने के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं ये क्या सफेद सफेद क्या है, क्या सफेद बाल, मैं बूढ़ी हो रही हूं, ये कैसे हो गया, समय सारा कहां चला गया, ऊर्जा सारी कहां चली गई। जो लोग 40 पार के यहां बैठे हैं, अगर वो याद करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने 20s, एक पूरा दशक कहां गुजारा था, उनको ठीक से याद नहीं आएगा। जैसे बहुत तेजी से पानी बह गया हो, कहां चला गया पता ही नहीं। पर कहीं चला नहीं गया, वो किसी ने आपसे लूट लिया। सिद्धांत यह है कि कुछ अगर आप खो रहे हैं तो कोई है जो उसको इकट्ठा भी कर रहा है। एक चीज जो आपके पास थी आपके पास नहीं है तो किसी और के पास पहुंच गई है। यौवन अगर आपके जीवन का स्वर्ण काल है और वो स्वर्ण काल आपने अगर गंवाया है, तो किसी ने उसे अपनी झोली में भर भी लिया है और चुपचाप मुस्कुराते हुए वो निकल लिया है कि हो गया, यही तो चाहिए था। जवानी क्या नहीं कर सकती। दुनिया की बड़ी से बड़ी क्रांतियां जवानों ने करी हैं। हम्म। पर जवानी को पता ही नहीं चलता कि उसका समय कब रील्स देखते हुए और स्क्रॉलिंग करते हुए बीत गया। अनंत स्क्रॉलिंग, जब तक अंगूठा टूट के ना गिर जाए। हम्म? पता ही नहीं चलता कहां चला गया, कहीं नहीं चला गया, किसी के मुनाफे में चला गया, किसी की जेब में चला गया। और जिनके पास चला गया, ऐसा नहीं कि उन्हें भी कुछ मिल रहा है, बर्बाद उनकी जिंदगी भी है। पर उनकी होगी तो होगी, उनकी मूर्खता की खातिर आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें? क्यों आप इस हड़बड़ी में रहते हैं कि जल्दी से जो आसपास विकल्प दिखाई ही दे रहे हैं, एक ये रखा है, एक ये रखा है, एक ये रखा है, ये तो सामने के ही है, इनमें से ही कोई उठा लो। और जब वहां पर चोट पड़े, धोखा मिले, तो चलो ये नहीं तो ये वाला ले लो, ये नहीं तो ये वाला ले लो। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है भाई, औद्योगिक क्रांति के बाद अब तो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति भी हो चुकी है। आपको ऐसे ऐसे विकल्प दिए जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं, मांगना तो दूर की बात है। आप मांगने नहीं गए थे, आपने सोचा भी नहीं है, पर आपको परोसा जाएगा कि देखो अब ये 8 नए तरह के बर्गर हैं, 18 नए तरीके के फीचर्स हैं फोन में, फलाने माल में इतने तरह की वैरायटी आ गई है। अरे कहाँ तुम इधर उधर बस भारत में ही घूम रहे हो? ये देखो, ये 18 प्रकार की नई एग्जॉटिक वेकेशन डेस्टिनेशंस हैं। क्या यार, तुम जवान आदमी हो और अभी तक तुम यहाँ घूमने नहीं गए? क्या कर रहे हो? और वहां अगर घूमने जाना है तो उसके लिए हम ही लोग तुम्हें लोन दे देंगे। आप घूम के आइए, ये देखिए ये बहुत बढ़िया जगह है, इसकी आपको तस्वीर दिखाई जा रही है। जवान आदमी, अभी नहीं जाओगे तो कब जाओगे भाई, जब दांत गिर जाएंगे। अभी जाओ, यहां जाओ। और वहां पर बिल्कुल स्वर्गलोक उतरा हुआ होगा पोस्टर पे, और कुछ सुंदरियां अप्सराएं भी। आप बिल्कुल तुरंत राजी हो जाएंगे, हाँ मुझे जाना है।
पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 15% की दर पर हम दे रहे हैं ना, हम आपको ये डेस्टिनेशन भी दे रहे हैं, जाइए, और हम उसको फाइनेंस भी कर रहे हैं, जाइए। इतना कुछ चारों ओर बिखरा रहता है कि आप बिल्कुल आतुर हो जाते हो, लालायित हो जाते हो। ये बाजार का काम, और इसके साथ फिर समाज है और शरीर है। समाज में तो शुरुआत अपने ही परिवार से होती है कि जल्दी से कोई चुनाव करो ना, जल्दी से कोई रास्ता, कोई ढर्रा पकड़ो ना। बाजार दरवाजे पर खड़े ही हुआ है पूरा ट्रक लेकर के, ये चीजें हैं, इसमें से बताओ क्या क्या चाहिए। आप घर के अंदर हो, वो ट्रक आपके दरवाजे पर खड़ा है, और जो घर के अंदर लोग हैं वो भी आपको धक्का दे रहे हैं कि अरे देखो, इधर का बंटू और उधर की पिंकी, उन्होंने तो माल चुन लिया और वो जाकर के सेटल हो गए, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी जल्दी से कुछ उठाओ। और बाजार और समाज के बाद सबसे बड़ा दुश्मन तो अपने सबसे पास अपना शरीर ही है। वो भी चिल्ला रहा है कि हाँ मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, जवान है तो देह का सुख चाहिए, वो भी चिल्ला रहा है। तो आप जल्दी से जाकर के यही जो सस्ते लेकिन विविध विकल्प अपने चारों ओर देखते हो, इसमें से कुछ उठा लेते हो। चोट लगती है तो फिर दूसरा उठा लेते हो, तीसरा उठा लेते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। 20-25 साल गंवाना कौन सी बड़ी मुश्किल बात होती है, बूढ़े हो जाते हो। ये है कुल मिलाकर जवानी की कहानी। और जितना तुम ये सब करते जाते हो, उतना ही भीतर जो बैठा हुआ है, जो छटपटा रहा है कुछ और पाने के लिए, वो बेचैन होता जाता है, वो रो पड़ता है। वो भीतर से बस यही चिल्ला रहा है, ये नहीं, ये नहीं, नहीं ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। तुम उसे ला ला के नए नए तरीके के रंगीन माल दिखा रहे हो, अब ये ले लो, अब ये ले लो, अब ये ले लो। सतही तौर पर तुम खुश भी होते जा रहे हो, लेकिन कोई कोई है भीतर, आप उसे कितनी भी घूस दिखा दो, वो ईमान नहीं छोड़ता। वो कहता है नहीं ये नहीं चाहिए था, तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। उसे ललचाते हो, लुभाते हो, वो नहीं मानता। वो कहता है कि तुम्हें ऊपर ऊपर से भोग करना है, सुख मनाना है, तुम कर लो, हम तो नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल धूमिल जी का वक्तव्य है, मैं ठीक ठीक पूरा शायद ना उद्धृत कर पाऊं, पर कुछ इस तरह है कि जब जब महफिलों में होता हूं, बाजारों में होता हूं, रह रहकर चहकता हूं। ये जवानों को अपनी सी बात लग रही है? कितने जवान हैं यहां पर? मैं तो दोनों ही हाथ खड़े कर देता हूं। जब जब महफिलों में होता हूं, बाजारों में होता हूं, रह रहकर चहकता हूं, जैसे आप चहकते हो। आपने देखा है कभी, आप मॉल वगैरह जाते हो, आपको कुछ न भी खरीदना हो तो भी मूड अच्छा हो जाता है। इतनी सारी चिज्जू दिखाई दे रही होती है ना, बस शीशे की दीवार है, उससे आप देखो ये चिज्जू दिख गई है, देखने में ही बड़ा अच्छा लग जाता है। एसी भी है, बस देखने में ही मन मन अच्छा हो गया, दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। लेकिन वापस आकर अपने कमरे के एकांत में जूते से निकाले पांव सा महकता हूं। जब जब महफिलों में होता हूं, बाजारों में होता हूं, खूब चहकता हूं, लेकिन वापस आकर अपने कमरे के एकांत में जूते से निकाले गए पांव सा महकता हूं। ये है कहानी। चहको चहको चहको, पर भीतर कोई है जो चहकने से इनकार कर देगा, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा मुझे ये सब चीजें चाहिए नहीं थी। आप झल्ला जाओगे, आप पूछोगे ये नहीं चाहिए था तो क्या चाहिए था, वो कहेगा मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो आप कहोगे जब तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो मुझे ये सब जो मिल रहा है मुझे यही भोगने दो ना। वो कहेगा नहीं,
इससे बात नहीं बन रही है, कुछ और, कुछ और। ये जो कुछ और है ना, यही जीवन का, जवानी का उद्देश्य है, उसी को पाना है। और वो असंभव नहीं है, और वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बहुत मुश्किल है। बहुतों ने पाया भी है, और आपका भी जन्म बस उसी को पाने के लिए हुआ है। और उसको नहीं पाओगे तो अंजाम यही होगा, अवसाद, तनाव, और अपनी आंखों के सामने बर्बाद जाता एक जीवन। बर्बादी की कोई यही परिभाषा थोड़ी होती है, वो पुरानी बासी परिभाषा थी कि बर्बादी का मतलब है कि खाने को पैसे नहीं है और पाँव में फटी चप्पल है। दुनिया आर्थिक रूप से अब जितनी उन्नत है, भारत भी शामिल है उसमें, उतना कभी नहीं थी। मैं हर 4-5 साल में भोपाल आता हूँ और चीज़ें बदलती हुई पाता हूँ। सबसे पहले मैंने 2004 में वक्त गुजारा था यहाँ 4-5 महीने, और उसके बाद से कुछ कुछ सालों में आता रहता हूँ। हर बार तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है, सब हो रहा है। तो बर्बादी की परिभाषा अब ये नहीं है कि पैसे ही नहीं है, पैसे अब सबको मिल जाते हैं, जितनी आपकी कामना हो उतने कभी नहीं मिलते, पर है। कितने मोबाइल फोन है भारत में पता है ना? कितने हैं पता करिएगा। तो अब ऐसी स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के पास खाने पीने को या पहनने को नहीं है या सर छुपाने को नहीं है वो, पर अब वो सब कम होता जा रहा है और आगे और भी कम हो सकता है। अभी बर्बादी की परिभाषा दूसरी है। बर्बादी की परिभाषा ये है कि जन्म ही अकारथ चला गया। एक के बाद एक चीजें आजमाते रहे, रिश्ते आजमाते रहे, अनुभव आजमाते रहे, और जब उनमें चोट पड़ी तो ये किया कि और चीजें और रिश्ते आजमाएंगे। ये है जीवन के। और और आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है, भीतर है कुछ जो कुछ और मांगता है। अभी कुछ और अगर साफ साफ परिभाषित होता तो हम सब कह देते मुझे भी कुछ और चाहिए, और एक बहुत बड़ी दुकान खुल जाती है, यहां कुछ और मिलता है। इस कुछ और के साथ एक राज जुड़ा हुआ है, और वो राज ये है कि इसको पाना नहीं बहुत मुश्किल है। ये चीज लगती बहुत दूर की है, पर इसको पाना नहीं बहुत मुश्किल है, बशर्ते जो कुछ आपको लुभाने के लिए बाजार, समाज और शरीर ने तैयार कर रखा है, आप उसके प्रति थोड़ा विवेक और थोड़ा संयम रख पाए तो। संयम की भी जरूरत नहीं, विवेक पर्याप्त है। विवेक से संयम अपने आप आ जाता है। जो भी कुछ आपको दिया जा रहा है, हड़बड़ी में उसको आप स्वीकार करने से अगर आप इनकार कर दें, इतना काफी होता है। पर जल्दी बहुत होती है और आप डर जाते हैं, क्योंकि ट्रेन छूटी जा रही है और उस ट्रेन पर सभी सवार हैं, मैं अकेला ही तो नहीं रह जाऊंगा कहीं पर। और विशेषकर भारत में हमारी परवरिश में डर का बड़ा माहौल रहता है। और डर माने यही नहीं होता कि थप्पड़ मार दिया, सजा दे दी। जहां कहीं भी आज्ञाकारिता पर बहुत जोर है, वहां माहौल डर का ही है। जहां कहीं भी अच्छा बच्चा उसको माना जाता है जो आज्ञाकारी है, वहां समझ लो कि डर गहरा है। और जब डर बहुत होता है ना, तो आप सवाल नहीं कर पाते, आप नकार नहीं कर पाते। आप नहीं कह सकते कि ये सब लोग जो कर रहे होंगे, ये कुछ पा रहा होगा, ये किसी दिशा जा रहा होगा, इनको जाने दो, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे कुछ और देखना है।
क्या देखना है पता नहीं, पर ये नहीं चाहिए, ये निश्चित है। ये कह पाने के लिए एक भीतरी आज़ादी चाहिए जो हमें भारत में आमतौर पर हमारे घरों में परवरिश में मिलती नहीं है। हमारी संस्कृति भी जैसी है और लोक धर्म जैसा है, उसमें डर पर बहुत जोर है। सर झुकाकर चलो, बहस मत करो, पुराने लोगों की बातें मानो, तो आप बात मान भी लेते हो। और जो कुछ पुराने लोगों ने करा था वही आप भी कर जाते हो। तो जैसे पुराने लोगों की जिंदगी बर्बाद थी वैसे ही आपकी भी हो जाती है। जो सब आपको बता रहे हैं कि जल्दी से बेटा अब जो नौकरी मिल रही है ले लो, और उसके बाद फिर ये करना, फिर एक अटेम्प्ट और देना, फिर उसमें ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, जो ये सब बता रहे हैं, उन्होंने खुद जिंदगी में क्या हासिल कर लिया? ठीक है, छोटी मोटी चीजें सब हासिल कर लेते हैं। रिटायर होने के बाद एक घर सबका होता है, अब गाड़ी भी लोगों के घरों में होने लगी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो कुछ और है, क्या उन्होंने हासिल करा है? और नहीं करा है तो जीवन तो बर्बाद ही गया ना। पैदा आप खाने और सो जाने के लिए नहीं हुए थे। वो काम तो सारे जानवर भी करते हैं। बंदर भी कोशिश करता है कि जिधर सबसे ज्यादा फलदार रसदार पेड़ हो उधर पहुंच जाऊं और कब्जा कर लूं और जिंदगी पूरी मौज में बीते। ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान का जन्म किसी और उद्देश्य के लिए होता है, फिर हम आ गए इसी कुछ और कुछ और। काश कि ये कुछ और सामने आ जाता, पहुंच में होता। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि न उस तक पहुंचने की जरूरत है, न उसे सामने कहीं खोजने की जरूरत है। बस जिन चीजों में तुम खो जाते हो उनमें खोना मत, वो चीज मिली ही हुई है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तो फिर हमें करना क्या है? तुम्हें करना यह है कि तुम्हें खोने से बचना है। ये तुम्हारा काम है। तुम्हें करना यह है कि दुनिया भर की रोशनियां और चकाचौंध जब तुम्हें खींचे अपनी ओर, तो तुम्हें कहना है क्या क्या इसके लिए पैदा हुआ हूं? तुम्हें करना यह है कि अगर सुननी ही है तो बाजार समाज शरीर की सुनने की अपेक्षा उनकी सुनो जिनके दम पे आज हम अपने आप को इंसान कह पाते हैं। वो चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, वो अपने आसपास मिलेंगे नहीं क्योंकि वो बिरले होते हैं। लाखों करोड़ों में एक होते हैं तो आपको अपने आसपास यहां मोहल्ले में ही, या जरूरी नहीं है कि शहर गांव कस्बे में टहलते हुए कहीं पर मिल जाएंगे या अपनी यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, संभावना बहुत कम है। पर वैसे लोग अपने पीछे अपना हाल छोड़ गए हैं, अपनी बात छोड़ गए हैं, अपनी सीख छोड़ गए हैं, अपनी जीवनी छोड़ गए हैं। उसको पढ़ो। उसको पढ़ने से हौसला आता है कि झोंका आ रहा है उसके साथ बह जाना जरूरी नहीं है। कि खड़ा रहा जा सकता है अपने पैरों से, अपनी जमीन पर डट करके। कि कोई आगे मेरे बहुत अपना धन वैभव प्रतिष्ठा बल दिखा रहा हो तो भी रीढ़ सीधी रखी जा सकती है। याचक बनना, गिड़गिड़ाना, किसी कतार में जाकर खड़े हो जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और जैसे जैसे जो कुछ आपकी आंखों के सामने है आप उसका सामना करना शुरू करते हो। समझो बात को। वो हमारी आंखों के सामने तो होता है पर हम कभी उसका सामना नहीं करते हैं, हम उसके आगे घुटने टेक देते हैं। जो कुछ आंखों के सामने है ना उसका सामना करना सीखो। तो वैसे वैसे जो आंखों के पीछे है वो अपने आप प्रकट होने लगता है। वही वो कुछ और है जिसके लिए जवानी मिली है आपको। फिर उसके बाद नए आविष्कार होते हैं, नया साहित्य रचा जाता है, कलाएं अपने सुंदरतम रूप में निखरती हैं, सामने आती हैं।
अन्याय के शोषण के खिलाफ बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाती हैं, तब होता है। जिनके मुंह में बर्गर भरा हुआ है वो क्रांति के नारे क्या लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? उनको कहा जाए मुट्ठी भींचो और ऐसे बोलो आजादी, सत्य, मुक्ति, तो कहेंगे अरे इसमें वो नया आईफोन है वो कहां रखें पहले। हमें बर्गर से और आईफोन से कोई समस्या नहीं है, हमें समस्या है उस जीवन से जो सोचता है कि यही सब पाना मेरा उद्देश्य है। जीवन को सार्थकता देने में फोन काम आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, फोन होना चाहिए, पर फोन पा लेना और सोचना कि वाह क्या बढ़िया चीज मिल गई है, ये पागलपन है। आपके पास एक अच्छी ऊंची सुंदर मंजिल हो पहुंचने के लिए और फिर आप कहें कि जूते चाहिए उस यात्रा के लिए, तो बिल्कुल हक है आपका कि अच्छे समुचित जूते आप हासिल करें, पर आना जाना कहीं है नहीं, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक ऐसे ही बस अपने ही इर्द गिर्द परिक्रमा करनी है और कह रहे हो कि जूते चाहिए 20,000 के, कान में झुलाने हैं जूते, क्या करोगे उन जूतों का? तुम्हारे पास कोई वाजिब मंजिल नहीं है पहुंचने के लिए, क्या करोगे जूतों का? बात आ रही है समझ में? जवानी इसलिए है ताकि दुनिया में जो कुछ भी ठीक नहीं है उसे आप ठीक कर सको। और दुनिया माने भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया, दोनों जगह। और वो काम अगर आपने अपनी युवावस्था में नहीं करा है तो मत सोचिएगा कि जब पैसा बहुत हो जाएगा और सुरक्षित अनुभव करूंगा और बूढ़ा हो जाऊंगा तो रिटायर होने के बाद कुछ करके दिखाऊंगा। लाठी टेकते हुए क्रांतियां क्या करोगे जब जवानी में ही नहीं करी? बाहर आप कुछ बदलो ना बदलो, भीतर तो कोई बैठा है ना जिसको जवाब देना होता है। वो असली चीज है, उसी के साथ रहना होता है, चेहरा भी उसी को दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो पूर्णता मांगता है और आपकी जिंदगी इसीलिए है कि उसे वो पूर्णता दे पाओ। आपने उसको दी नहीं है तो आप अपनी नजरों में ही शर्मिंदा रहोगे, आईने को देखोगे और कहोगे मैं इस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकता। आप अपना ही अगर सम्मान नहीं कर सकते तो कैसी है फिर जिंदगी? कुछ आ रही बात समझ में? दुनिया को आज जितने सुधार की जरूरत है, सुधार नहीं छोटा शब्द है, आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। बहुत कुछ ऐसा है जिसको जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। उतनी तो जरूरत इतिहास में कभी भी नहीं रही। और विकसित होते हुए राष्ट्रों की जवानी आज जितनी सोई हुई है उतनी कभी नहीं सोई हुई थी, कभी भी नहीं। और ये गजब बात है क्योंकि आज आपके पास शिक्षा भी ज्यादा है, तकनीकी भी ज्यादा है, सूचना ज्यादा है और पैसा भी ज्यादा है। थोड़ा पिछली शताब्दी पे गौर करिएगा, ठीक है? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध पिछली शताब्दी का, 1950 से पहले का 5 दशक और 1950 के बाद के 5 दशक,
आप जब महापुरुषों की बात करते हो तो ज्यादातर नाम आपको कहां से मिलते हैं? 1950 माने लगभग आजादी से पहले या बाद में? ये कैसे हो गया? आजादी से पहले तो भुखमरी की हालत थी, भुखमरी की हालत थी। और जितने भी बड़े नाम हैं जिनको आज आप इतिहास पुरुष कहते हो, वो तो सब आपको 1950 से पहले के दिखाई दे रहे हैं, 90%। उसके बाद क्या हुआ? हमारे जीन्स बदल गए क्या? अहं। उसके बाद जवानी बिक गई, क्योंकि बाजार में चिज्जू आ गई। क्या करना क्या है? क्यों टैगोर की तरह लिखें? क्यों भगत सिंह की तरह भिड़ें? करना क्या है? इतनी सारी चीजें आ गई हैं दुनिया में, अब मौज करते हैं ना। करना क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में भी आप देखिएगा तो जो बड़ी खोजें भारतीयों ने करी हैं वो आपको 1950 के बाद की नहीं मिलेंगी। और 1900 से 1950 के बीच में आपको विज्ञान के क्षेत्र में भी कई बड़े भारतीय नाम मिल जाएंगे। जहां नया नया पैसा आने लग जाता है वहां बड़ी समस्या हो जाती है। अतीत गरीबी का है ना, गरीबी नहीं, भुखमरी का अतीत है, अकाल का अतीत है, दुर्भिक्ष चारों तरफ। तो नया नया जब पैसा आता है तो भोग वृत्ति विस्फोट ले लेती है कि हमारी कई पीढ़ियों ने जो चीजें नहीं भोगी और वंचित रह गए वो सब हम भोग डालेंगे। जैसे बेचारा कोई गांव का हो, उसने कुछ ना देखा हो, वो गांव भी कोई सुदूर पिछड़ा हुआ गांव, उसको अचानक आप ले जाओ किसी बहुत बड़े शहर में, यूरोप के, अमेरिका के, और उसके हाथ में पैसा भी दे दो, वो क्या करेगा? अब उसको बचाना पड़ेगा, वो मर ना जाए। वो इतना कंजम्पशन करेगा, इतना कंजम्पशन करेगा कि मरने को आ जाएगा। ये हमारी हालत है। हर तरफ से हमें खींचा जा रहा है। देखो तुम ये कर लो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये कर लो ये मिल जाएगा, ये कर लो ये मिल जाएगा। और जिन चीज़ों को हमें दिखाया जा रहा है वो चीज़ें हमारे बाप दादाओं को तो कभी नसीब थी नहीं, तो हमें लगता है कि बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं। और चूंकि उन चीज़ों का अनुभव हमारे घर परिवार समाज में किसी ने पहले नहीं करा था, तो हमें कोई बताने वाला भी नहीं है कि बेटा हम इनका अनुभव कर चुके हैं और इनमें कुछ नहीं रखा है। विदेशों में जो इंडियन यूथ है, इसको आप जानते हैं किस दृष्टि से देखा जाता है? कुछ तो जो बिल्कुल क्रीमी हो गए वो अलग हैं, पर बाकी जो ये इंडियन मैन पावर इतना बड़ा है करोड़ों में, इसको कैसे देखा जाता है? चीप लेबर, चीप लेबर। इनको पैसा दिखाओ, थोड़ा और ज्यादा दिखाओ, फिर थोड़ा और ज्यादा दिखाओ, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और मेरे लिए अफसोस की बात है कि वो जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो शायद बहुत गलत नहीं है। स्थिति ऐसी ही है। जब तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे तो भीतर बेचैनी उठेगी कि नहीं उठेगी? इंसान हो भाई, पत्थर नहीं हो, जानवर भी नहीं हो। गधा होता है, उसके ऊपर आप दुनिया की सबसे ऊंची किताबें रख दो और बोलो कि ढो 20 किलो, वो ढो देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहेगा भैया मुझे तो क्या मिलना है,
ये सब हो जाए, उसके बाद शाम को थोड़ा सा खाना मिल जाना है, वो तो मुझे मिल ही जाएगा। 20 किलो था, मैंने ढो दिया। उसको कहा जाए चल हीरे मोती हैं महंगे, वो ढो दे 20 किलो, वो भी ढो देगा। रेता बालू 20 किलो, वो भी ढो देगा। और लाशें हों, उन लोगों के कटे हुए अंग हों, खून बह रहा हो, 20 किलो का ऐसा बोझ हो, वो उसको भी ढो देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या बोलेगा? कुछ भी ढो दो, मुझे मेरा पैसा तो मिल ही जाता है ना। और गधे के लिए पैसा माने, वो तो मिल ही जाता है ना। पर आप पशु नहीं हो, आप और हम अपने काम में सार्थकता मांगते हैं। हम ऊपर ऊपर से भले ना मानते हो, पर भीतर कोई बैठा है जो पूछता है कि ये जो दिन भर कर रहे हो ये है क्या। और ये वो सवाल है जिसके सामने आपको खड़े होना पड़ेगा। आपको बहुत सारे उपलब्ध रास्ते अपने लिए बंद करने पड़ेंगे। आपको बहुत सारे तोहफे और न्योते ठुकराने पड़ेंगे। कल्पना बहुत हो गया कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। वो सब कुछ जो बिल्कुल तश्तरी पर सजाकर आपको मिल रहा होगा, आपको उसको भी ठुकराना सीखना होगा। और जब आप ये सब कर रहे होगे, उस वक्त हो सकता है आपका साथ देने वाला कोई ना हो सकता है बिल्कुल नितांत अकेलापन, सूनापन हो। क्योंकि एक रेलगाड़ी आई थी और पूरी भीड़ उसमें सवार होकर चली गई, आप अकेले हो जिसने कहा नहीं मैं नहीं चढ़ूंगा। बिल्कुल हो सकता है। पर इसका सामना आपको करना पड़ेगा। ये सामना करने में दम लगता है, इसीलिए आपको जवानी मिली है, क्योंकि जवानी में दम होता है। दम का दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। मेरे पास ताकत है, उसका दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। आप जवान हो, आज आपके पास ताकत है, बुद्धि बल, बाहुबल सब है। उसका दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। एक ये कि जिन्होंने पूरी पृथ्वी को ही आज बर्बाद कर दिया, मैं उनका सेवक बन जाऊं, अपनी शक्ति को उनकी चाकरी में लगाऊं। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ना। और आप ये करोगे तो तुरंत आपको लाभ भी हो जाएगा, वो कुछ चीजें आपकी ओर फेंक देंगे, ले। और हमारी जवानी बहुत उत्सुक है किसी के सामने जा करके घुटने टेक देने के लिए, कि जाएं और वो जो भी कुछ करवा रहा हो, जो भी कुछ करवा रहा हो, गधे के ऊपर चाहे वो लाशें ढोने को कह रहा हो, मैं ढोऊंगा, बस तू मुझे कुछ फेंक देना, रुपया पैसा, सोने के दो चार टुकड़े, जैसे कुत्ते को बोटी फेंकी जाती है। माफ करिएगा, मुझे मालूम है कड़े शब्द हैं, पर ये कड़े शब्द किसी को तो कहने पड़ेंगे ना। जो नंगी सच्चाई है उसकी बात कोई तो करे। सवाल बेचैनी पर है। मैं कुछ बोल जाऊं उससे बेचैनी दूर भी ना हो तो कोई फायदा। तो आपने सवाल पूछा है, तो मुझे फिर सीधे सपाट शब्दों में जवाब देने की भी अनुमति दें। तो एक तो ये इस्तेमाल हुआ अपने दम का, और दूसरा इस्तेमाल क्या है? पहला इस्तेमाल है कि जो कुछ गलत है तुम उसी को समर्पित हो जाओ, जो शोषक है तुम उसी की सेवा में लग जाओ। ये पहले तरीके का इस्तेमाल है अपनी ताकत, अपने दम का। और दूसरा इस्तेमाल ये है कि दम मिला है ना, तो तुझे तोड़ेंगे, और तुझे तोड़ने की प्रक्रिया में हम टूट भी गए तो क्या हो गया, ठीक। क्या हो गया? 14 बिलियन साल पुरानी पृथ्वी, 4 बिलियन साल पुराना जीवन हमारा, उसकी तुलना में हम 60-80 साल जिए या 30-40 साल जिए, सब एक बराबर है। सब एक बराबर है। और ये तो बिल्कुल अति की एक्सट्रीम बात हो गई कि मरना ही पड़ेगा। आमतौर पे मरना नहीं पड़ता, बस संघर्ष करना पड़ता है। दम जो आपको मिला है ना, वो संघर्ष ही करने के लिए मिला है। बाजार का खरीदार बनने के लिए नहीं मिला है।
कुछ कुछ बन रही है बात। तो दो आपके सामने विकल्प हैं, एक है ऊपर ऊपर का चैन और भीतर की बेचैनी। ऊपर ऊपर का चैन, ऊपर ऊपर का चैन मिल जाता है, किसी विदेशी ब्रांड की नई टी शर्ट खरीद लो उससे भी मिल जाता है ऊपर ऊपर का चैन। अच्छा तो लगता है, ये सभी को अच्छा लगता है। कोई आपको ऐसी नई डिश खाने को मिल गई जो भारत में चलती ही नहीं है, पर आप गए, महंगी थी, आपने खरीद के खा ली, अच्छा तो लगता ही है। लगता है कि नहीं लगता? अरे मुझे तो लगता है। ठीक है, बाकी सबको नहीं लगता, मुझे लगता है। लगता है, पर उस थोड़ी देर के लिए ही हम लेकिन तैयार हो जाते हैं काफी कुछ दे देने को, है ना? तो एक तो यह है कि बाहर बाहर का, ऊपर ऊपर का चैन और भीतर की बेचैनी। और दूसरा रास्ता यह है कि बाहर की बेचैनी आमंत्रित करनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी भीतर के चैन के लिए। भीतर और बाहर दोनों तरफ का एक साथ चैन मिल जाए, ये मनुष्य जन्म को सुविधा नहीं है, नहीं है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। किसी तल पर तो बेचैनी स्वीकार करनी पड़ेगी, ये आपको चुनना है कि आपको भीतरी बेचैनी चाहिए या बाहरी। और जिनको भीतरी बेचैनी चाहिए, स्वीकार है जिन्हें, वो बाहर के चैन के आगे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। कहते भीतर बेचैन है, कोई बात नहीं, बाहर तो ठीक चल रहा है, चलने दो। लेकिन अगर यहां सुकून चाहिए तो बाहर फिर संघर्ष झेलने पड़ेंगे, बाहर संघर्ष झेलने पड़ेंगे। यह अनिवार्य कीमत है जो चुकानी पड़ेगी। किधर को चाहिए चैन, बाहर या भीतर? भीतर अगर चाहिए तो बाहर की बेचैनी के लिए तैयार हो जाइए। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। और बाहर जिनके जीवन में, अर्थ यह निकलता है कि बाहर जिनके जीवन में आपको चैन बहुत दिखाई दे, कोई संघर्ष है ही नहीं, सब बढ़िया है, चिल, ऑल कूल, सब बढ़िया चल रहा है, इतने बजे जाते हैं, नौकरी करते हैं, मस्त वापस आ जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, घूस भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आते हैं बढ़िया, अपना सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, व्यवस्थित तरीके से परिवार बना लिया है, बच्चे बच्चे भी हो गए, नौकरी भी वैसे ही चल रही है, और नौकरी सधी सधाई है, जमी जमाई है, कहीं संघर्ष जैसी कोई बात है नहीं। जिनके जीवन में बाहर संघर्ष नहीं, बेचैनी नहीं, वो भीतर से बहुत बेचैन जिएंगे, ये अभिशाप है। और जिनको भीतर से शांत होना है, जिनको भीतर से शांत होना है, उनको बाहर संघर्षों को न्योता देना पड़ेगा। हाँ, आप उनको देखेंगे बाहर बाहर से तो आपको लगेगा इसकी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है, उठापटक, मारपीट, कुछ भी इसको आसानी से नहीं मिल रहा है, ये तो हर मोर्चे पर जूझ रहा है। बाहर बाहर आपको ऐसा दिखाई देगा, पर वो व्यक्ति जानेगा कि संघर्ष बाहर है, भीतर संतुष्टि है। अभी आप चुन लो, बेचैन तो होना ही है, या तो बाहर बेचैन हो लो या फिर भीतर की बेचैनी को झेलो। दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी कि बाहर भी जूझना ना पड़े और भीतर भी आत्मस्थ रहे, बिल्कुल शांत, मौज, बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं नहीं नहीं। अर्जुन को लड़ने को इसीलिए कहा गया था। अर्जुन, बाहर अगर नहीं लड़ोगे ना तो भीतर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन, बाहर अगर नहीं लड़ोगे तो भीतर तुम्हारे जिंदगी भर लड़ाई चलती रहेगी और यही सजा होगी तुम्हारी। लगातार एक बटा हुआ खंडित जीवन जियोगे, अंतर्द्वंद रहेगा।
आ रही बात समझ में? मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्या करें, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि क्या करना है, पर मुझे ये दिखाई दे रहा था क्या नहीं करना है। और ये दिखाई देना बहुत मुश्किल काम नहीं होता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास सूचना जानकारी बाहरी ज्ञान भी है, अपना विवेक भी है। क्या नहीं करना है जिंदगी में ये स्पष्ट हो, फिर ट्रेन छूटती हो तो छूटे, इंतजार करना पड़े कि संघर्ष करना पड़े, उसके लिए तैयार रहिए। रास्ते अपने आप खुलते हैं, नए रास्ते खुलते हैं। देखिए, अगर बिरलों के रास्तों पर चलना है तो वो रास्ते आपको पहले से तयशुदा तैयार तो नहीं मिलेंगे। वो रास्ते भी बिरले होंगे ना, वो रास्ते भी धीरे धीरे अपने आप खुलेंगे। दूसरे लोग आपको नहीं बता पाएंगे कि ये तुम्हारा रास्ता है। एक चीज अपने लिए लेकिन निश्चित रखिए कि जिन रास्तों पर सभी चल रहे हैं, उन रास्तों में तो 99% संभावना यही है कि मामला गड़बड़ है। मत करिए ये पहले से निश्चित, तो भी सतर्क रहिए, बहुत सावधानी से परखिए कि ये सब मुझे बताया जा रहा है, ऐसा ऐसा कर लो। पर ये तो सभी ने करा और हमेशा से करा, और उनको क्या मिला है? और उनको जितना मिला है, अगर मैं उतने से संतुष्ट हूं तो कोई बात नहीं। पर अगर कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए, तो ठुकराना सीखो, ठुकराना सीखो। और कोई बहुत सर पर ही चढ़ करके बोले कि नहीं ये फलानी चीज तो स्वीकार करो, फलाने रास्ते पर तो चलो जरूर, तो सिर्फ ठुकराना ही नहीं, लात मारना भी सीखो। आचार्य जी प्रणाम। मेरा नाम चिन्मय है। इसी प्रश्न पे मैंने भी बहुत विचार किया है, और मैं अक्सर मीन्स और एंड्स में चीज़ों को देखने लग गया हूँ अब, कि जो आज का युवा है या जो हम लोग हैं, एंड बहुत धुंधला सा दिखता है और ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ चाहिए, और उसको पाने के लिए हम मीन्स को ढूंढते हैं और वैसा करने लग जाते हैं। जैसे कि कोई नया फ़ोन दिखा, वो पाना है क्योंकि उसके एंड कुछ और है। फ़ोन से क्या मिलेगा, लेकिन हाँ वो एप्पल का फ़ोन देखेंगे तो 4 लोग ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे समझेंगे, वो एंड बन गया। अब उसके लिए मीन्स में फिर वो आदमी ईएमआई पे लेगा, सब लेगा, और फिर वो पूरा चक्कर में चलता है। तो ये जो एंड कौन डिसाइड कर रहा है? अभी जैसे मैं अभी आयन रैंड की फ़िलॉसफी हु नीड्स इट पढ़ रहा था, तो उसमें भी आयन रैंड से इसकी फ़िलॉसफी सबको चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान एक फ़िलॉसफी लेके तो चल ही रहा है। तो आज का जो युवा है या जो हर व्यक्ति है, वो एक फ़िलॉसफी, एक एंड लेके तो चल ही रहा है कि हाँ ये चाहिए। अब वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, शायद वो ये समझ नहीं पाता, और इस कारण उसके मीन्स सारे गड़बड़ हो जाते हैं और वो अंत तक नहीं पहुंच पाता। तो अब जब मैं फिर वेदांत के उसमें देखता हूँ, तो वेदांत जितना समझ पाया हूँ, वो ये कहता है कि एंड अगर आपको देखना ही है तो आनंद मात्र है, आनंद। तो फिर मीन्स सारे वैसे हो गए। तो क्या मेरी ये समझ सही है? और जो अभी आपने कहा कि क्योंकि मैं भी ये देखता हूँ कि अगर सही संघर्ष नहीं होता जीवन में, तो वो बेचैनी अंदर से शुरू हो जाती है। तो सही संघर्ष का चुनाव ही एक मीन्स होगा टूवर्ड्स द एंड, जो कि जिसको हम आनंद कहते हैं या जिसको जॉय कहते हैं। हम जिसको जो कुछ भी कहते हैं वो हम नहीं कहते हैं, वो हम सुनी सुनाई बात को सिर्फ दोहराते हैं। हमें क्या पता आनंद जैसा कुछ होता है, हमें क्या पता जॉय जैसा कुछ होता है। आप एंड कह रहे हो ना, अंत, अंत जिसके लिए सब कुछ है, जो आखिरी बात है वो अंत है। आप अंत हो, आप अंत हो। आप खुद को जानना, मैं हूं कौन, मेरी आनंद की भी परिभाषा आ कहां से गई, ये अंत है। सब कुछ अपने ही लिए होता है, मैं ही अंत हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। न मेरे अनुभव में, न मेरे कर्म में, न मेरे सरोकार में, सब कुछ मेरे ही लिए तो है, मैं ही तो अंत हूं। ये सारी बात आप किसके लिए कर रहे हो?
किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो। आप अंत हो, और अगर मैं अंत हूं तो मुझे पता तो चले मैं हूं कौन। मुझे पता ही नहीं चला मैं हूं कौन, और मैंने एक उधारी का मैं खड़ा कर लिया, उसकी उधारी की परिभाषाएं, और उसकी संतुष्टि के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो सब बर्बाद ही गया, व्यर्थ ही गया। बात आ रही है समझ में? वेदांत कहता है ये भी मत बोलो कि जीवन आनंद के लिए है। जैसे ही कुछ उठे मन में, पूछो ये आया कहां से, क्योंकि मैं अपने आप में कुछ नहीं है। जो भी कुछ तुमने इधर उधर से जोड़ पकड़ रखा है वही मैं बन जाता है। आनंद वाली बात भी कहीं से उठा ली होगी। कहां से क्या उठा लिया ये देखते चलना, और जो कुछ अपना नहीं है उसको बस जानते चलना, ये मेरा नहीं है, ये बात भी मैंने कहीं से उठा ली है, ये भी मैंने कहीं से सोच लिया, ये लक्ष्य भी मेरे मन में कहीं से बैठा दिया गया, ये फलानी चीज जिसको मैं अपना विचार कह रहा हूं ये सिर्फ एक शारीरिक वृत्ति है, फलानी बात जिसको मैं अपनी भावना कह रहा हूं या मैं अपनी ममता कह रहा हूं ये भी सिर्फ एक शारीरिक रसायन है। अ, ये जानना, उस मैं के बिना आप आनंद की भी बात करोगे तो भी चूक जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। बहुत पास आकर भी आप दूर रह जाओगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, सच्चिदानंद घन बिल्कुल, और आत्मा के निकटस्थ बिल्कुल आनंदमय कोश होता है बिल्कुल, लेकिन बड़ा खतरा है आप किसी आम साधारण तरह की खुशी को ही आनंद बोलना शुरू कर सकते हो, जो आपकी सबसे व्यर्थ तरह की कामना हो, व्यर्थ लेकिन बड़ी आकर्षक, वो पूरी होने लग जाए, आप कह सकते हो आनंद आ गया। आपको कैसे पता आनंद माने क्या, किसके लिए है वो, उसको जानना ही एंड है। एंड, आई एम द एंड, यू आर द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। सब कुछ तुम्हारे ही लिए है, जीना तुम्हें अपने ही साथ है, जीना अपने ही साथ है। और आप जिस स्थिति में आ गए हो जन्म लेकर के, उस स्थिति में आपको 50 तरीके से चारों तरफ से बस घेरा जाता है, घेरा जाता है। जीना अपने साथ है, ये सब घेरते हैं ताकि आप अपने आप से अलग हो जाओ। तो फिर जीवन का मतलब ही संघर्ष है। आपको आपसे अलग करने के लिए है ये जन्म, दुनिया, संसार, और आपको संघर्ष करना है। आपको कहना है नहीं नहीं नहीं। प्रेम की बात है, मेरा मुझसे प्रेम, ज्ञान की भाषा में इसको बोल देते हैं कि अहम का आत्मा के प्रति झुकाव, भक्ति में इसको कह देते हैं भगवान के प्रति अनुराग। और ये प्रेम की बात है, हम अलग नहीं होंगे। तुम सब लगे हुए हो बस इसी में कि हम अलग हो जाएं, नहीं, मुझे मेरे पास रहने दो। वही जो है जिसके पास मुझे रहना है उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा भी माने क्या, मैं। इसको आप फिलॉसफी कह रहे हो, वो सब व्यर्थ हो जाएगी अगर वो दुनिया भर की बातें करना फिलॉसफी नहीं है। अपनी बात करना फिलॉसफी है। ये कैसा है, ये कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये ठीक है, ये फिलॉसफी का एक बाहरी हिस्सा हो सकता है, पर सब दर्शन के केंद्र में आत्मदर्शन बैठा हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल चौहान है। मैं आईटी कंपनी में एज ए एनालिस्ट वर्क कर रहा हूँ नोएडा में। और मैं आचार्य जी को यूट्यूब से 2018 से सुन रहा था और गीता समागम से 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने आईटी जेई का 2 साल प्रिपरेशन करा था और दोनों अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, तो भीतर ही थोड़ा डर आ गया था और एक सेल्फ डाउट हो गया था। गीता में जुड़ने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, मतलब हमारे जीवन चेंज हो जाता है, लेकिन और क्लियरिटी आ जाती है। और उस गीता समागम में जुड़ने के बाद ही मैं थोड़ा और एक्टिव हो गया। जैसे कंपनी में CSR एक्टिविटीज़ होती हैं और पीपल एंगेजमेंट का वर्क होता है, तो उसमें जाने लगा और ज़्यादा एक्सपोजर होने लगा चीज़ों का। जैसे कॉलेज में यूट्यूब से सुनता था तो इतना एक्सपोजर नहीं आता था, मतलब कंफर्ट जोन ही रहता था।
लेकिन जब आचार्य जी के सामने आके जुड़ा, उस सामने आके सत्य अटेंड करा, तो मतलब दुनिया को जानने का मन करा और दुनिया और एक्सपोजर लेने का मन करा चीज़ों को। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो यूट्यूब से सुन रहे हैं और जो यूथ हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं या जो स्कूल में हैं, वो आचार्य जी के सामने आके ज़रूर सुने, क्योंकि सामने आने से ज़्यादा प्रभाव आएगा जीवन में।